Hello students, good morning to all of you. In last video lecture, we were discussing about some conductance terms in electrochemistry. Like first was resistance, R is equals to V upon I and unit was ohm. Clear? After that, inverse of resistance is conductance and unit is ohm inverse or Simons. Clear? Next was resistivity, R is equals to rho L upon A, or rho resistivity is equals to R into A by L. Unit was ohm centimeter. Reciprocal of resistivity is conductivity, 1 upon rho. Unit was Simon centimeter inverse. यानी conductivity of unit volume or particular units is generally represented by conductivity. Molar conductance at any concentration C was equals to conductivity divided by molarity multiplied by 1000 if unit is Simon centimeter square mole inverse. After that, equivalent conductance at concentration C, K is equals to K upon kappa upon normality multiplied by 1000 Simon centimeter square और equivalent inverse. ये हम डिस्कस कर चुके थे टिल नाउ. ओके ये फॉर्मूलेज मैंने पढ़ाए थे और ये फॉर्मूले आगे यूज भी होंगे. इनका इंपॉर्टेंट रोल था. एक एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दिए थे जिसमें एक क्वेश्चन नंबर 9 में आपको प्रॉब्लम थी. 10 में आज उसको कवर करने वाला हूं. जो 10 क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है जिसमें डेटा आपको गिवन है, एक लंबा चौड़ा टेबल दे रखी है, फिर सोल्व करना है, वो आज वाली क्लास में करेंगे. उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 करवाता हूँ. द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.001 molar KCl. Question number 9 NCERT exercise. The resistance of a conductivity cell 0.01 molar solution at 298 Kelvin. At 298 Kelvin, resistance is 1500 ohm. Okay, resistance is 1500 ohm. What is the cell constant of conductivity of 0.01 molar KCl at 298? What is the cell constant? Formula of cell constant is L by A. If conductivity उसने आपको given करी है 0.146 into 10 raised to power minus 3 Simon centimeter inverse. ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, समझो इसको क्या दे रखा है. 0.01 molar KCl solution at 298 Kelvin have a resistance of 1500 ohm. What will be the cell constant? What will be the cell constant? He is demanding about cell constant, that is L upon A. Distance between two electrodes and area of electrode. या फिर आपके जिस भी आप वायर के बारे में बात कर रहे हो, जिसकी कंडक्टेंस या रेजिस्टेंस आप निकाल रहे हो, उस वायर की लेंथ कितनी है और उस वायर की थिकनेस कितनी है, इन दोनों का रेशियो कहलाता है सेल कांस्टेंट. और कप्पा इज कंडक्टिविटी. तो कहता है देखो भाई, कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू 1 बाई रेजिस्टिविटी. अभी लिखवाया था तो इसको पीछे कॉपी में फॉर्मूला कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी. और ये भी लिखवाया मैंने कि R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए होता है. R इज इक्वल्स टू कितना होता है? रो L अपॉन ए, है ना. तो मुझे यहाँ पे क्या पता है? रेजिस्टेंस कितना दे रखा उसने? 1500 दे रखा है. क्या नहीं है तुम्हारे पास? अगर मुझे कहीं से ये रो मिल जाए तो मैं L बाई ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ. फॉर्मूला होता है R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए. R मुझे 1500 दे रखा है, कहीं से रो मिल जाए तो L बाई ए की वैल्यू निकल सकती है. तो भाई रो तो आराम से निकल सकता है. कैसे? रो इज इक्वल्स टू 1 बटे कप्पा, ये वाला फॉर्मूला. कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी. ये बन जाएगा 1 अपॉन कप्पा की वैल्यू 0.14 गुणा 10 की पावर माइनस का 3. दिस विल बी द रेजिस्टिविटी. अब देखो R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए. वैल्यू किसकी निकालनी है? L बाई ए. एज इट इज रखो, एज इट इज रख लिया. यहाँ पे R के नीचे चला जाएगा कौन? रो. ये बात समझ में आई? मुझे L बाई ए चाहिए, एज इट इज रखा इसको, रो को इस साइड लाया तो कहाँ चला गया? डिवाइड में. अब देखो R 1500 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन 0.14 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस का 3. ये टर्म बन जाएगी 1500 इंटू 0.143 गुणा 10 की पावर माइनस का 3. इसको मल्टीप्लाई कर लेना. दिस विल बी योर
L बाई ए वैल्यू। ये किसकी वैल्यू कहलाएगी यहाँ पे? L बाई ए। बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, मैंने बोला था वो 5 फॉर्मूले आपको याद करने। V इज इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ। रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए। रजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी, रजिस्टिविटी का इनवर्स कंडक्टिविटी। इसके बाद यहाँ पे मैंने क्या निकाला? L बाई ए। कैसे निकाला? पहले निकाला रजिस्टिविटी, कैसे? 1 अपॉन कंडक्टिविटी, हो गया। R इज इक्वल टू रो L बाई ए। L बाई ए की वैल्यू चाहिए थी, इसको एज इट इज रख लिया। R रो को नीचे लेके आया, कहाँ चला गया? R के नीचे। R की वैल्यू 1500 और ये वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, 1 अपॉन में है, वैल्यू जाके उल्टी हो जाएगी, कितनी? 0.143 इंटू 10⁻³ फिर भी नहीं समझ में आया तो ऐसे लिखा हुआ है भाई, 1 अपॉन 0.143 गुणा 10⁻³ ये ऊपर जाएगा तो उल्टा बन जाएगा, कितना? 1500। 0.143 गुणा 10⁻³ और बटे में 1 हो जाएगा। ये जो 1 है ना, ये उल्टा होके ऊपर जाएगा। क्लियर है? आई थिंक सबको क्लियर है ये न्यूमेरिकल? ओके। तो अभी तक हमने सिर्फ फॉर्मूलेज पढ़े थे। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन। वर्ड लिखा है विद डाइल्यूशन, है ना? क्या क्या चीज देखनी हमें कि जैसे जैसे हमारे सॉल्यूशन को, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को मैं डाइल्यूट करता जाता हूँ, कंसंट्रेशन को घटाता जाता हूँ, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैसे वेरी करती है, इस बात पे ध्यान देना जी। इसने क्या बोला आपको? क्या करना है? डाइल्यूशन। डाइल्यूशन करने का मतलब है सॉल्यूशन में वाटर ऐड करते जाओ, सॉल्वेंट ऐड करते जाओ और कंसंट्रेशन घटती जाएगी, है ना? जैसे एक बार मैंने NaCl को किस में डिजोल्व करने की कोशिश करी? वाटर में, और क्या बनाने की कोशिश करी? सॉल्यूशन। डाइल्यूशन का मीनिंग समझा रहा हूं भाई। 1 ग्राम NaCl था, कितने ml पानी में डिजोल्व किया? 100 ml पानी। वही 1 ग्राम कितने में डिजोल्व कर दिया मैंने? 200 ml में। वही 1 ग्राम कितने में डिजोल्व किया? 500 में। वही 1 ग्राम कितने में डिजोल्व कर दिया? 1000 ml में। क्या होता चला गया? था तो नमक 1 ग्राम, और उस 1 ग्राम नमक के अंदर एक बार 100 ml डाल के देखा, फिर उसके अंदर 100 और डाल के 200 बना दिया, फिर 500 ml बना दिया, फिर 1000 ml। सॉल्यूशन क्या होता जा रहा? बार बार डाइल्यूट। सॉल्यूशन की वॉल्यूम बढ़ती जा रही है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होती जा रही है? डिक्रीज। तो जब भी मैं ये बोलूं डाइल्यूशन हो रहा है, जब भी मैं ये बोलूं डाइल्यूशन हो रहा है, इसका मतलब कंसंट्रेशन क्या हो रही है? डिक्रीज। ठीक है? डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन एक दूसरे के उल्टी होंगी, इस बात में कभी कंफ्यूज मत होना। जितना पानी आप सॉल्यूशन में डालते जाओगे, सॉल्यूशन डाइल्यूट होता जाएगा और कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी? डिक्रीज। क्लियर है? पहली चीज मैं बताता हूं, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी देखो भाई, ये एक सॉल्यूशन है, यहां तक आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसकी कंडक्टेंस आपने मेजर करी। ठीक है? ये कोई भी NaCl सॉल्यूशन है। अब मुझे अगर पूरे सॉल्यूशन की कंडक्टेंस पता है तो रिप्रेजेंट करता हूं मैं G से, और उसका नाम होता है कंडक्टेंस। इस सॉल्यूशन की एबिलिटी टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज कंडक्टेंस। लेकिन मैं नहीं कहता, मुझे नहीं चाहिए इस 1000 ml सॉल्यूशन की कंडक्टेंस, मुझे चाहिए सिर्फ इस 1 ml। मुझे सिर्फ कितने ml की? इस 1 ml सॉल्यूशन की कंडक्टेंस दे दो। मान लो ये सॉल्यूशन कितना है? 1000 ml है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए 1000 ml की सॉल्यूशन की कंडक्टेंस, मुझे चाहिए सिर्फ इस 1 ml या 1 सेंटीमीटर क्यूब की क्या चाहिए? कंडक्टेंस। तो उसको क्या बोला जाता है? कंडक्टिविटी। लास्ट क्लास में समझाया था ये बात कि पूरे सॉल्यूशन से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ किस बात से मतलब है कि उस 1 ml सॉल्यूशन की कंडक्टेंस कितनी है? दैट इज नोन एज कंडक्टिविटी। दैट इज नोन एज कंडक्टिविटी। दैट इज नोन एज कंडक्टिविटी, यानी कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम सॉल्यूशन इज नोन एज कंडक्टिविटी। क्लियर है? पहले सॉल्यूशन जब डाइल्यूट नहीं किया था, देखो भाई ये सॉल्यूशन है, इतना सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में आपके पास 1000 NaCl के पार्टिकल है। ठीक है? फिर कहता है जब मैंने सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया तो सॉल्यूशन की वॉल्यूम बढ़ के हो गई इतनी। 1000 NaCl पार्टिकल थे कितने में? 1000 ml में। अब भी 1000 NaCl के पार्टिकल हैं कितने में? लेकिन इस बार 2000 ml में।
समझ गए बात, कि आपने एक सॉल्यूशन लिया, उस सॉल्यूशन के अंदर पानी डाल दिया, तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। पहले इस छोटी सी वॉल्यूम में बहुत सारे पार्टिकल हुआ करते थे, लेकिन पानी डालने की वजह से इस छोटी सी जो आपकी वॉल्यूम है इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गए, डिक्रीज। जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम घट गए तो आपकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। इस बात को समझना भाई, कंडक्टिविटी पूरे सॉल्यूशन की कंडक्टेंस नहीं होती, कंडक्टिविटी एक छोटे सी वॉल्यूम की कंडक्टेंस होती है। किसकी होती है, एक छोटी सी वॉल्यूम की कंडक्टेंस होती है। वो वॉल्यूम कितने ml हो सकती है, 1 ml। अब ये कहते हैं जब पानी डाल देते हो तो उस छोटी सी वॉल्यूम में पहले बहुत सारे आयन हुआ करते थे और कंडक्टेंस हाई हुआ करती थी, लेकिन वाटर ऐड होने की वजह से उसके अंदर नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाते हैं, सोल्यूट के डिक्रीज। यानी NaCl के जो पार्टिकल्स थे पर यूनिट वॉल्यूम में वो क्या हो जाते हैं, डिक्रीज। हो सकता है 1 ml में 50 NaCl हुआ करते थे, पानी डालने की वजह से उस वॉल्यूम में पानी घुस गया और NaCl फैल गए, तो वहां पे पार्टिकल कितने बचे, 20 बचे, तो कंडक्टिविटी क्या हो गई, डिक्रीज। तो ये बोलता है अपॉन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, सो कंडक्टिविटी कप्पा ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। समझ में आई ये बात, कि कहता है कि पहले इस छोटी सी वॉल्यूम में बहुत सारे पार्टिकल हुआ करते थे, लेकिन मैंने इसमें भर के पानी डाल दिया। अब पानी डाल दिया तो उनके बीच में पानी भरने लगा, NaCl बाहर भाग गई इस यूनिट वॉल्यूम से, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गए, डिक्रीज। और जब इस वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स NaCl के डिक्रीज हुए तो कंडक्टिविटी क्या हो गई, डिक्रीज। तो अगर आपसे पूछे डाइल्यूशन करने पे कंडक्टिविटी बढ़ती है घटती है, तो आप बोलोगे अपॉन डाइल्यूशन, यानी और वॉल्यूम सॉल्यूशन सॉल्वेंट की डालने पे नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज, सो कंडक्टिविटी भी क्या होगी, डिक्रीज। है ना, समझ गए भाई। एक बार फिर से बता देता हूं, देखो कंडक्टिविटी किसकी होती है, कंडक्टिविटी यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की क्या होती है, कंडक्टेंस। क्लियर, यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की क्या होती है, कंडक्टेंस। और कंडक्टेंस किसकी वजह से होती है, ओनली आयंस की वजह से। किसकी वजह से होती है, ओनली आयंस। पानी डाल दिया भर के, उसमें NaCl उतना ही रखा, सोल्यूट उतना ही रखा, भर के पानी डाल दिया उसमें, तो क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, डिक्रीज, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाएगी, वॉल्यूम बढ़ेगी तो नंबर ऑफ पार्टिकल तो उतना ही थे, अब वही 1000 पार्टिकल बड़ी सी जगह में फैल गए तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गए, डिक्रीज, और कप्पा की वैल्यू भी क्या कर जाएगी, डिक्रीज। ठीक है, कोई पूछ ले डाइल्यूशन के साथ कंडक्टिविटी का क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। क्लियर। सेकंड, मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन। बताओ जी फॉर्मूला क्या होता है इसका, तो फॉर्मूला है बता देगा डाइल्यूशन के साथ क्या होने वाला है। हाँ भाई, फॉर्मूला होता है कंडक्टिविटी अपॉन मोलैरिटी इनटू में 1000। इसका फॉर्मूला बोलना जी, कंडक्टिविटी अपॉन नॉर्मलिटी इनटू में 1000। सही है। अब किसी को मोलैरिटी का फॉर्मूला याद है, मोलैरिटी का भी छोड़ो, कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये भी याद नहीं है तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, जब डाइल्यूशन करते हो तो कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज। जब डाइल्यूशन करते हो तो कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज। डाइल्यूशन करने पे कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज। कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट की जाती है मोलैरिटी की फॉर्म में, नॉर्मलिटी की फॉर्म में, मोलैलिटी की फॉर्म में। सेकंड यूनिट याद है ना, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मलिटी, स्ट्रेंथ, दीज वर द टर्म्स टू रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। तो कहता है अपॉन डाइल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज मोलैरिटी और
normality or normality decreases. Upon dilution, concentration of solution decreases and molar conductance is inversely proportional to the molarity. Equivalent conductance is inversely proportional to the normality. आप खुद ही समझ जाओ जी, डाइल्यूशन करने पे कंसंट्रेशन घटती है, कंसंट्रेशन का मतलब मोलैरिटी और नॉर्मलिटी क्या होती है, डिक्रीजेस. सो मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन. जितना डाइल्यूशन करते जाओगे, जितना वाटर ऐड करते जाओगे, कंसंट्रेशन घटती जाएगी, आयंस की कंसंट्रेशन घटेगी, तो मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या हो जाएंगी, इंक्रीजेस. सिंपल सी बात है भाई, बहुत हार्ड चीज नहीं थी, सिर्फ यहाँ फॉर्मूले को देखना है. मैंने डाइल्यूशन किया तो कंसंट्रेशन घटेगी, क्योंकि मैं डाइल्यूशन करता जाऊंगा, कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन एक दूसरे की उल्टी टर्म्स होती है. ठीक है, पानी ऐड करते जाओ सॉल्यूशन में, थोड़ा सा पानी है, एक गिलास पानी, उसमें चीनी डाल दी बहुत सारी, मीठा हो गया पानी. अब चीनी मत बढ़ाओ, बार बार पानी ऐड करते जाओ, पानी फीका होता चला जाता है, क्योंकि पानी क्या होता जा रहा है, डाइल्यूट होता जा रहा है. तो यहाँ कह रहा है कि मोलर कंडक्टेंस कंटिन्यूअसली डिक्रीज करेगी डाइल्यूशन के साथ. क्यों, कंसंट्रेशन घटेगी. सॉरी, मोलर कंडक्टेंस क्या करेगी, इंक्रीज करेगी डाइल्यूशन के साथ. क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, डिक्रीज. मोलैरिटी घटेगी, कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होगी, नॉर्मलिटी घटेगी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगी, इंक्रीज. तो दोनों की दोनों वैल्यू कंटिन्यूअसली क्या करेंगे, इंक्रीज, जब आप क्या करते जाओगे, डाइल्यूशन. आई थिंक ये समझ में आ गया होगा सबके. एक बार मैं टेबल की फॉर्म में लिख देता हूं. कप्पा विद डाइल्यूशन, कप्पा विद डाइल्यूशन क्या बताया था भाई, कप्पा विद डाइल्यूशन, कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन क्या करती है, डिक्रीज. रीजन, रीजन बोलो जी, रीजन बोलो. रीजन क्या था, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज. पर यूनिट वॉल्यूम क्या कर जाते हैं, डिक्रीज. छोटा सा रीजन था कि भाई मुझे पूरे सॉल्यूशन की कंडक्टेंस नहीं चाहिए, मुझे तो एक वोल ml की कंडक्टेंस चाहिए. अब ml की कंडक्टेंस डाइल्यूशन के साथ डिक्रीज करेगी, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस क्या करते जाएंगे, डिक्रीज. दूसरी बात, मोलर कंडक्टेंस या फिर कौन सी बात, इक्विवेलेंट क्या करेगी डाइल्यूशन के साथ, इंक्रीज. क्यों, क्योंकि मोलर कंडक्टेंस इनवर्सली टू कंसंट्रेशन, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनवर्सली टू कंसंट्रेशन. ये मोलैरिटी का इनवर्स होती है और ये किसके इनवर्स होती है, नॉर्मलिटी की. दोनों की वैल्यू क्या करती है, नॉर्मलिटी और मोलैरिटी घटती है डाइल्यूशन करने पे. तो ऑब्वियस सी बात है, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या कर जाएंगी जी, इंक्रीज. सही है, समझ में आ गया. ओके, तो वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन. क्लियर है भाई. अब देखो, अब बात आती है इलेक्ट्रोलाइट्स. इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक NaCl, KCl, जिसके अंदर प्लस और माइनस यानी कटायन और एनायंस प्रेजेंट होते हैं, पानी में डालने पे वो अपने आयंस में क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट. ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स. और 11th क्लास में पढ़ाया भी गया होगा. दे आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, सेकेंड वन दे आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पूछा भी जा चुका है CBSE सिलेबस में, और सिर्फ एक या दो वर्ड्स की हेराफेरी होगी, मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाएंगे दोनों के लिए. मैं ये बात पहले क्लियर कर देता हूँ, डरने की जरूरत नहीं है. सिर्फ एक या दो वर्ड्स की चेंजमेंट होती है और पूरा का पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ कि मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस वीक इलेक्ट्रोलाइट की और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैसे बिहेव करती हैं, हम ये क्लियरली पढ़ चुके हैं. दोनों डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज करती हैं. मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डाइल्यूशन के साथ क्या करती हैं, इंक्रीज करती हैं. अब अगला क्वेश्चन आता है, मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट विद डाइल्यूशन. समझ गए क्वेश्चन क्या है, वेरिएशन ऑफ मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट. अब मुझे ये पता है दोनों बढ़ेंगी, लेकिन दोनों का बिहेवियर क्या होगा, अलग. What are the strong electrolyte? Electrolytes get dissociated into ions completely, like NaCl,
पानी में डाला, एक Na पॉजिटिव एक्वस बन गया और एक Cl माइनस एक्वस। अगर यहाँ पे पार्टिकल आप 100 लेके चले थे तो यहाँ कितने पार्टिकल टूट जाएंगे? 100। 100 NaCl थे ना तुम्हारे पास, 100 का 100 मान लो टूट गया। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को बोला जाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। द इलेक्ट्रोलाइट्स विच गेट कंप्लीटली डिसोसिएटेड इनटू आयंस। कंप्लीटली टूट गया। मैं KCl लेके चला, कितना KCl था मेरे पास? मेरे पास मान लो 50 KCl थे, तो 50, एक KCl टूटता है तो एक क्या बनता है? K पॉजिटिव, एक क्या बनता है? Cl माइनस। 50 टूट गए तो 50 क्या बनेंगे? K पॉजिटिव, और 50 क्या बनेंगे? Cl माइनस। फिर से समझो, अगर तुम्हारे पास 50 KCl है तो मैं कहता हूं जैसे KCl की इक्वेशन लिख के बताओ एक्वस में क्या होगी, तो KCl टूटेगा K पॉजिटिव Cl माइनस में। अब अगर एक भी KCl का पार्टिकल ब्रेक हुआ तो एक क्या बनेगा? K, और एक क्या बनेगा? Cl माइनस। 2 KCl टूटे तो 2 K पॉजिटिव और 2 Cl माइनस। 50 टूटे तो 50 और 50। C डिसोसिएट हुआ तो C और C। ऐसा ही चलेगा ना। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। याद रखना भाई, फिर से पूछूंगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं? द इलेक्ट्रोलाइट्स विच गेट कंप्लीटली डिसोसिएटेड इनटू आयंस। एग्जांपल NaCl, KCl। These are the strong electrolytes. These get completely dissociated into ions. तो obvious सी बात है, weak कौन से होंगे? The electrolytes those do not dissociate completely. Do not dissociate completely into ions. फर्क है ना दोनों में? एग्जाम्पल सोडियम एसीटेट, अमोनियम क्लोराइड। यानी जिनमें वीक एसिड या वीक बेस होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट जनरली वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। जिनमें ओनली स्ट्रॉन्ग पार्ट होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का पार्ट होते हैं, वो हमेशा आपके क्या कहलाते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना। तो देखो, अगर मेरे पास NH4Cl है, पानी में डालता हूं तो कुछ पार्ट इसका टूट जाता है और कुछ पार्ट रह जाता है। मैंने NaCl अमोनियम क्लोराइड कितना लिया? 100 पार्टिकल। इस 100 पार्टिकल्स में ओनली कितने डिसोसिएट हुए? 20। तो कितना बना? 20 और 20। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड लिया, पानी में डाला, उस अमोनियम क्लोराइड का सिर्फ कितना पार्ट डिसोसिएट हो पाया? 20। तो 20 क्या बन जाएंगे आपके? प्रोडक्ट। और पानी डालो, कितने बन जाएंगे? 40। और पानी डालो, थोड़ा और डिसोसिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से डिसोसिएशन होता रहता है। इस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट को क्या बोला जाता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। आई थिंक क्लियर होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली अपने आयंस में टूट जाएंगे और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कंप्लीटली नहीं टूटते। जितना पानी डालोगे उतना डिसोसिएट होते जाएंगे। क्लियर है? अब देखो, वेरिएशन ऑफ, मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, वेरिएशन ऑफ लैम्डा मोलर और लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट विद डाइल्यूशन। डाइल्यूशन करने पे स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या करती है? ऑब्वियस सी बात है, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन। ये स्टेटमेंट मैं पहले भी पढ़ा चुका, अब मैं सिर्फ वीक के लिए पढ़ा रहा हूँ। पहले मैंने नहीं बोला वो वीक था या स्ट्रॉन्ग था, मैंने सिर्फ इतना बोला कि मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डाइल्यूशन के साथ बढ़ती है। अब मैंने बोला वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? ए वीक इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू आयंस। ये बात समझ में आई कि हमने किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डाला तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता अपने आयंस में। तो आयंस कम रहेंगे तो कंडक्टेंस क्या होगी? कम होगी। लेकिन जैसे जैसे तुम उसके अंदर वाटर ऐड करते जाओगे, उसके अंदर डाइल्यूशन करते जाओगे, उसका डिसोसिएशन बढ़ता है। और जितना डिसोसिएशन बढ़ेगा, नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे? इंक्रीज। जितने आयंस ज्यादा, करंट उतना ही ज्यादा, तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? इंक्रीजेस। बट अपॉन डाइल्यूशन डिसोसिएशन ऑफ weak electrolyte
increases. So more ions are free. ये स्टेटमेंट बहुत जरूरी है. More ions are free to conduct electricity. ये स्टेटमेंट अच्छे से याद कर लेना. ये लास्ट वाली जो लाइन लिखी है ना, मोर आयंस आर फ्री टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जैसे जैसे तुम वाटर ऐड करते जाओगे उसका डिसोसिएशन बढ़ता जाएगा. पहले 20 पार्टिकल टूटे और पानी डाला, 20 और टूट गए, 40 हो गए, और वाटर डाला, 50 हो गए, और डाला और टूट के कितने परसेंट हो गए, 70% डिसोसिएशन हो गया. तो इसका मतलब आयंस बढ़ रहे हैं, और जितना आयंस बढ़ेगा फिजिक्स कहती है करंट उतना ही ज़्यादा क्या होगा, फ्लो होगा, है ना. तो ये कहता है कि यहाँ पे आखिरी में लिखा वाई वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस इंक्रीज करती डाइल्यूशन करने में, बिकॉज मोर आयंस आर फ्री टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. मोर आयंस आर फ्री टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज, और उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीजेस. क्लियर है जी, उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीजेस. दूसरा, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. अब इनके केस में वो वाला लफड़ा नहीं है कि भाई पानी डाल लो और डिसोसिएशन होगा, नहीं. स्ट्रॉन्ग है, एक बार पानी डालते जितने टूटने थे सारे टूट गए. दे गेट कंप्लीटली डिसोसिएटेड, दे गेट कंप्लीटली डिसोसिएटेड इनटू आयंस एज वाटर इज एडेड, एज वाटर इज एडेड. फिर क्या ऐसी दिक्कत आ गई कि इनकी कंडक्टेंस कम थी, डाइल्यूशन करने पे बढ़ी. ऊपर वाले की तो बात समझ में आती है भाई, वो टूटता ही नहीं है आयंस में कंप्लीटली, जितना पानी डालोगे उतने टूटेंगे, तो कंडक्टेंस तो बढ़ गई. अब स्ट्रॉन्ग तो ऐसा पार्टिकल है जिसमें एक बार पानी डालते ही सारे आयंस टूट गए, और लगातार कंडक्टेंस एक बार में जितने टूटने थे टूट गए, जितने आयंस बनने थे उतने बन गए. अब आयंस नहीं बढ़ेंगे. बट यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ ऐसा होता है, NaCl को पानी में डाला वो टूट गया, NaCl को मैंने वाटर में डाला तो वो टूट तो गए अपने आयंस में, बट एक प्रॉब्लम क्या थी, ऐसे आयंस अब एक दूसरे के पास पड़े हुए. देखो ऐसा केस होता है कि जब आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में वाटर डाला, उसके अंदर वाटर डालते वो डिसोसिएट हो गया. डिसोसिएट होने के बाद आयंस एक दूसरे के पास है, दूर नहीं गए. और फिजिक्स कहती है जितना इन आयंस के बीच का डिस्टेंस कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी, और वो आयंस मूव नहीं कर पाते. लेकिन मैं जैसे यहाँ डाइल्यूशन करता हूँ, इनके बीच का स्पेस जो था वो क्या हो जाता है, इंक्रीज. इनके बीच का स्पेस क्या हो जाता है, इंक्रीज. और जितना स्पेस डिस्टेंस इंक्रीज होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, डिक्रीजेस. और जितने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटी, आयंस मूव करना शुरू कर देंगे, और मूव करना शुरू करेंगे तो उनकी कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज. तो ये कहता है अपॉन डाइल्यूशन आयंस बिकेम मोर फ्री टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ये स्टेटमेंट देखो जी, ऊपर लिखी और नीचे वाले दोनों में. वीक इलेक्ट्रोलाइट में मोर आयंस आर फ्री अपॉन डाइल्यूशन, नीचे वाले में लिखे अपॉन डाइल्यूशन आयंस बिकेम मोर फ्री. वीक इलेक्ट्रोलाइट में लिखा मोर आयंस आर फ्री, क्योंकि जितना पानी डालोगे डिसोसिएशन होता है. दूसरा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जितने बनने थे बन गए, लेकिन वो पास पड़े हैं, चल नहीं सकते. पानी डालोगे तो उनके बीच का सेपरेशन बढ़ेगा और वो मूव करने लग जाएंगे. इसलिए क्या स्टेटमेंट लिखी, आयंस बिकेम मोर फ्री, यानी आयंस उतने ही रहेंगे लेकिन उनकी फ्रीडम क्या हो जाएगी, इंक्रीज. दैट्स वाई उनकी कंडक्टेंस क्या करती है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज. डी बाई हक्कल एक लॉ होता है इलेक्ट्रोलाइसिस का फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट. वो कहता है अंडर रूट ऑफ सी, जैसा 10th क्वेश्चन में दे रखा उसने कि ग्राफ प्लॉट करके देखो किसके बीच में, अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. इधर चलोगे कंसंट्रेशन बढ़ रही है, इधर चलोगे तो आप क्या कर रहे हो, उसका डाइल्यूशन. वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में कंडक्टेंस शुरुआत में कम होती है, और समझ में भी आता है क्योंकि आयंस कम है. जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करते जाओगे उसकी कंडक्टेंस इंक्रीज होगी, उसकी कंडक्टेंस कंटिन्यूअसली क्या होगी, इंक्रीज. और वीक इलेक्ट्रोलाइट के बजाय अगर इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, स्ट्रॉन्ग,
उसके पास आयंस की कमी नहीं है, कंडक्टेंस उसकी हाई होगी। लेकिन जैसे आप उसका डाइल्यूशन करोगे उसकी कंडक्टेंस और भी क्या होगी, इंक्रीज। उसकी कंडक्टेंस और भी ज्यादा क्या होगी, इंक्रीज, क्योंकि आयंस बिकेम मोर फ्री। वीक में लिखोगे मोर आयंस बिकेम फ्री, और इसके अंदर स्ट्रॉन्ग में क्या लिखोगे, आयंस बिकेम मोर फ्री। आई थिंक ये सबको समझ में आएगा। 10th क्वेश्चन में मुझे सिर्फ एक ग्राफ बनाना अंडर रूट सी वर्सेस लैम्डा, आपको सिर्फ ये ग्राफ बनाना है। ओके, कर लोगे इसको? तो आपको ये वेरिएशन ऑफ मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग